आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अध्याय 1 भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को हमने 5 कालखंडों में बांटा है। प्रथम 3 कालखंड का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम चतुर्थ कालखंड का अध्ययन करेंगे, जिसकी समय अवधि है 1857 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। जो चतुर्थ कालखंड है इसको हमने लिया है, आप देखें, चतुर्थ कालखंड। चतुर्थ कालखंड, इस चतुर्थ कालखंड की समय अवधि है 1857 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक। इस कालखंड में जो प्रमुख शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन के लिए पारित किए, उसमें पहला है भारत शासन अधिनियम। क्या? भारत शासन अधिनियम। कौन? 1858। दूसरा है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस कालखंड में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए, भारत में शासन के लिए जो प्रमुख शासन अधिनियम पारित किए, उसमें पहला है भारत शासन अधिनियम या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कहा जाता है। तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो हम देखें कि 4 जो है प्रमुख अधिनियम इस कालखंड में पारित किए गए। इस कालखंड में जो प्रमुख शासन अधिनियम पारित किया गया, पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। भारतीय शासन अधिनियम 1858 को समझने से पहले इस अधिनियम की पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझ लेना अति आवश्यक है। 1858 का शासन अधिनियम पारित होने से पहले आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हो गया है, जिसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संघर्ष कहा जाता है। और इस स्वाधीनता संघर्ष के पीछे निम्नलिखित कारण रहे हैं, जिससे 1857 का राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ।
इसके पीछे जो पहला कारण का रहा है वह है मुगल शासकों के प्रति दुर्व्यवहार। ये पहला कारण जो है 1857 की क्रांति को प्रारंभ होने का रहा है। आप जानिए कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक, मुगल बादशाह कौन? शाह आलम द्वितीय। इस शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल तक जो अंग्रेज थे भारत में, वे अपने को बादशाह का क्या कहते थे? प्रजा कहते थे। किंतु गवर्नर जनरल सहित जब कोई अंग्रेज मुगल दरबार में जाता था तो मुगल बादशाह के समक्ष बड़े ही अदब और बड़े ही शालीनता से पेश होता था और मुगल बादशाह को नजराना भी भेंट करता था। किंतु यह स्थिति अब धीरे धीरे बदलने लगी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, कहाँ? बहादुर शाह जफर तक आते आते यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई और यह बादशाहत केवल नाम मात्र का रह गया। अब गवर्नर जनरल के मुहर से दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द भी क्या है? निकाल दिया गया। बादशाह जो अपनी मर्जी से दिल्ली के तख्त के युवराज का चयन करता, उसका यह भी अधिकार छीन लिया गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बड़े पुत्र, जिसका नाम जवां वक्त था, और जवां वक्त के छोटे पुत्र मिर्जा सुल्तान से एक समझौता करके और उसे युवराज बना दिया और यह तय कर दिया गया कि अब जो है बादशाह की पदवी नहीं रहेगी और बादशाह के स्थान पर शहजादा कहा जाएगा। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, कौन? लॉर्ड डलहौजी ने तुरंत आज्ञा दिया कि जो बादशाह है वह लाल किले को खाली कर दे और कुतुब पर जाकर के रहे। इस घटना से भारतीय सैनिकों और आम जन में क्रोध की भावना भर गई। 10 मई 1857 को जब प्रथम विद्रोह के जो विद्रोही थे वे मेरठ के अफसरों या अंग्रेज अफसरों को मौत की घाट उतार देने के बाद 2 दिनों के भीतर दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर जो कुतुब मीनार चला गया था उसे पुनः दिल्ली का बादशाह घोषित कर देते हैं। किंतु 24 सितंबर को सिखों की मदद से या सिख फौजों की मदद से अंग्रेज पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके 2 बेटों को नंगा करके गोली मार दी जाती है। जो दूसरा कारक 1857 के विद्रोह का रहा है वह रहा है अंग्रेजों की हड़प नीति। क्या? अंग्रेजों की हड़प नीति, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने न केवल भारतीय देशी रियासतों को
अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया, बल्कि जनता को भी अंग्रेजों ने अपने विपरीत कर लिया। हड़प नीति में यह व्यवस्था थी, यदि किसी राजा का अपना स्वयं का पुत्र ना हो तो वह किसी को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी चुन सकता था। किंतु इस हड़प नीति में यह व्यवस्था कर दी गई कि बिना कंपनी के अनुमोदन के कोई भी राजा जो पुत्र विहीन है वह बिना कंपनी की अनुमति के उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। इस बहाने से अंग्रेजों ने देसी राज्यों जिनमें नागपुर, बरार, झांसी, कर्नाटक, तंजौर, सतारा आदि को अंग्रेजी रियासत में मिला दिया। एक राज्य था अवध। इस अवध राज्य को अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर, क्या कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये बात भी भारतीय जनता को नागवार गुजरी और यह कारक जो है 1857 के विद्रोह के लिए बना। तीसरी जो बात था आर्थिक शोषण, आर्थिक क्या शोषण। इस बात को आप समझ लीजिए कि भारत में मुगल आए, यद्यपि मुगल भी विदेशी थे, किंतु जब वे भारत में आए तो यहीं के होकर के वो रह गए। उन्होंने भारत से धन संपदा लूटकर किसी अन्य देश में ले जा करके उस देश को माला माल करने का प्रयास नहीं किया। किंतु अंग्रेजों की स्थिति इससे उलट थी, इससे विपरीत थी। इन्होंने भारत के आर्थिक ढांचे को इस तरह से तहस नहस किया कि भारत एक शिल्पजीवी देश से कच्चे माल के उत्पादक देश में बदल गया, जिससे उनके फैक्ट्रियों के लिए यानी अंग्रेजों के फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल मिल सके और उनके उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था हो सके। बंगाल, बंबई, अवध ये जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे, इससे ना जाने कितने किसानों, जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली गई, उनकी ज़मीनें छीन ली गई। भारतीय कारीगरी, उद्योग धंधे, व्यापार को जिस क्रूरता से नष्ट किया गया और कृषि क्षेत्र में जिस नीति का पालन किया गया, उससे कारीगर, मजदूर, किसान, व्यापारी सभी असंतुष्ट थे। एक अंग्रेज विद्वान है जॉन सलीवन। कौन? जॉन सलीवन। इस आर्थिक शोषण पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि अंग्रेज स्पंज की तरह गंगा के किनारों से धन को सोख करके टेम्स नदी के किनारों पर ले जाकर निचोड़ देते हैं। चौथा यानी घा जो कारक था वह था धार्मिक हस्तक्षेप और जातीय भेदभाव। क्या? धार्मिक हस्तक्षेप और क्या? भेदभाव। अब इसको भी समझ लें। कंपनी ने भारतीयों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण अपने विरुद्ध कर लिया। यद्यपि अंग्रेजों ने कई कानून ऐसे भी पारित किए जो प्रगतिवादी थे, जैसे सती प्रथा का अंत, किंतु इसे उस समय गलत समझा गया। हिंदुओं के उत्तराधिकार के कानून आदि हिंदुओं को पसंद नहीं आए। विदेशी मिशनरियां हिंदू और मुसलमानों को जो सुनियोजित तरीके से ईसाई बना रही थी, उससे जनता में विद्वेष
या ईर्ष्या की भावना या विक्षोभ पैदा हो रहा था। सेना में जो उच्च अंग्रेज अफसर थे वे जातीय दंभ, उच्चता की भावना से भरे हुए थे। वे सेना में सैनिकों के साथ रंग भेद अपनाते थे, जिससे सैनिकों में आक्रोश था। और पांचवा जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था वह था चर्बी वाला कारतूस। क्या? चर्बी वाला कारतूस। अब इसको समझ लीजिए। जो उपयुक्त कारण हमने बताए, इन उपयुक्त कारणों से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की भावना या क्रोध की भावना भड़क रही थी। उसी समय लॉर्ड कैनिंग, इसी समय वायसराय आए लॉर्ड कैनिंग। इस लॉर्ड कैनिंग ने 2 नई आज्ञाएं जारी की। जो पहली आज्ञा जारी की वह पहली आज्ञा थी कि यदि सेना में नए सिपाहियों की भर्ती की जाती है तो उन्हें समुद्र पार ब्रिटिश क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य हो गया। भारतवासी समुद्र के पार जाना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। दूसरा बात जो कैनिंग ने किया वह था कि सैनिकों को एक ऐसे कारतूस का प्रयोग करना था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था, जो रॉयल इनफील्ड नामक राइफल में प्रयोग किया जाता था। अब इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सचमुच उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली थी। ये सभी बातें हिंदू और मुसलमानों दोनों के धार्मिक भावनाओं, किसको? धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी, धार्मिक भावनाओं के विपरीत थी। चर्बी वाला जो कारतूस था वह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसमें एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे ने रॉयल इनफील्ड जो राइफल थी उसमें लगने वाली गाय सूअर युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा अपने कमांडिंग ऑफिसर ह्यूसन को गोली मार दिया। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में 85 सिपाहियों ने विद्रोह करके अंग्रेजी अफसरों की हत्या कर दी और वे दिल्ली की ओर कूच कर गए और बहादुर शाह जफर को पुनः सम्राट बनाए। यद्यपि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। ये जो 1857 का विद्रोह था, इस 1857 का विद्रोह कंपनी के शासन को समाप्त करने का एक बहाना था, किंतु इसकी मांग पहले से ही चल रही थी। 1853 के चार्टर अधिनियम में यह स्पष्ट हो गया था कि अब ब्रिटिश सरकार लंबे समय तक भारत का शासन एक व्यापारिक कंपनी के हाथों में रखने को इच्छुक नहीं थी। इन सब परिस्थितियों से प्रभावित होकर के भारत शासन अधिनियम, क्या? भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। इस विधेयक को पारित करते समय ब्रिटिश संसद में
वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने टिप्पणी किया था कि हम इस विधेयक के द्वारा एक असुविधाजनक और हानिकारक व्यवस्था का अंत करना चाहते हैं। इस 1858 के अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान किए गए, आप उसको एक एक करके देख लें। पहला जो प्रावधान किया गया वह प्रावधान था कि भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। क्या? कंपनी के शासन का अंत, यानी ब्रिटिश सरकार जिस कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन करती थी, अब वह कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन सीधे किससे संचालित होने लगा? ब्रिटिश सरकार से। पहली व्यवस्था की गई कि 1858 के शासन अधिनियम, जिसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि भारत में कंपनी के शासन को अंत कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार से संचालित होने लगा। दूसरा बात जो इस अधिनियम में किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, इसकी शक्तियों में जो है वृद्धि किया गया और शक्ति का जो है केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण यानी इसके हाथों को और मजबूत, इसके पास और अधिक शक्तियां दी गई। यह गवर्नर जनरल। तीसरी बात आप समझ लें कि भारत में दो प्रकार के जो है राज्य थे। एक तो था, आप अगर भारत को देखें तो भारत में दो प्रकार के राज्य थे उस समय। एक था ब्रिटिश शासित। कौन था? ब्रिटिश शासित राज्य या शासित क्षेत्र आप कह सकते हैं। और दूसरा था देशी रियासतें। देशी रियासतें, देशी रियासतें क्या थी? ये देशी रियासतें जो थी, इसमें एक छोटे क्षेत्र विशेष पर स्थानीय शासकों का शासन होता था, उसके अधीन जनता संचालित होती थी। तो जो ब्रिटिश शासकीय क्षेत्र थे, उससे जब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपना शासन करता था तो उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। और जब वह देशी रियासतों के साथ अपने सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से संबंध रखता था तो इस सिलसिले में इसे वायसराय कहा जाता था। क्या? वायसराय। एक बार पुनः देखें कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के हैसियत से देशी रियासतों के साथ संबंध रखता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। चौथी बात जो बहुत ही प्रमुख है वह है कि ब्रिटेन में स्थित क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अंत कर दिया गया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और क्या? बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स का अंत। आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व अधिनियमों में प्रारंभ में ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, किंतु इस अधिनियम में ब्रिटेन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। जब यह अंत कर दिया गया तो पांचवां इसके स्थान पर भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कौन, भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया और यह कहा गया या नियम बनाया गया कि यह जो भारत सचिव है यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल, कहाँ, मंत्रिमंडल का क्या होगा, सदस्य होगा। और यह जो भारत सचिव था यह जो है भारतीय मामलों के लिए, किसके लिए, भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी था, किसके प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति। और यह जो भारत सचिव था इसको भारत का शासन चलाना था किसके माध्यम से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी परिषद के माध्यम से। अब छठवें नंबर पर आइए कि जो भारत सचिव पद का सृजन किया गया, भारत सचिव, इस पद का जो सृजन किया गया इसको सहायता देने के लिए एक 15 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के जो सदस्य होते थे, कौन सदस्य, ये कहाँ के होते थे, इंग्लैंड से होते थे, यानी इसमें भारत का कोई सदस्य नहीं होता था। इनमें से कुछ सदस्य यानी जो 15 सदस्य थे, इनमें से कुछ सदस्य तो नाम निर्देशित होते थे, नाम निर्देशित, और यह नाम निर्देशन कौन करता था, इंग्लैंड का सम्राट करता था। और कुछ सदस्य ऐसे होते थे जो निदेशक मंडल यानी कंपनी के जो निदेशक मंडल था उसके प्रतिनिधि, उसके क्या होते थे, प्रतिनिधि होते थे। और जो नाम निर्देशित होते थे, परिषद के जो कुल सदस्य होते थे, इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत में कम से कम 10 वर्ष सेवा की हो, 10 वर्ष सेवा की हो। जो परिषद भारत सचिव का होता था उसमें निर्णय जो लिए जाते थे वो निर्णय जो होते थे
वे कैसे लिए जाते थे? बहुमत से लिए जाते थे। बहुमत के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे। किंतु ऐसी स्थिति भी बन सकती थी कि जब मत बराबर हों, तो ऐसी स्थिति में भारत सचिव को निर्णायक मत, तो ऐसी स्थिति में जो भारत सचिव था यह निर्णायक मत देकर के उस गतिरोध को समाप्त कर सकता था। भारत सचिव जो था कुछ विशेष स्थितियों में जो है वह परिषद के निर्णय का क्या कर सकता था? अवहेलना कर सकता था। इस तरह से आपने देखा कि जो भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया, उसके सदस्य संख्या 15, उन 15 सदस्य संख्या में से सम्राट के द्वारा कुछ निदेशक मंडल के प्रतिनिधि, किंतु 9 सदस्य उन 15 सदस्यों में से ऐसे होते थे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा किए हों। कोई भी निर्णय परिषद बहुमत से लेती थी। अगर बराबर मत होता था तो भारत सचिव को निर्णायक मत देने का अधिकार था, किंतु भारत सचिव को विशेष मामलों में अधिकार दिया गया था कि वह परिषद के निर्णयों का अवहेलना कर सकता था। अब चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वां 1858 के अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था कि भारत सचिव, आपने देखा कि भारत सचिव और उसके साथ उसका क्या हुआ? परिषद जो स्थापना की गई थी, तो इसका वेतन भी दिया जाना था। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत सचिव, उसका वेतन जो है वह दिया जाएगा भारतीय राजस्व से, यानी उसका वेतन भारत वहन करता था। अब 8वां नंबर आप इस शासन अधिनियम में देखें कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र था उसको प्रांतों में बांट दिया गया। मान लीजिए कि ये भारतीय राज्य क्षेत्र है, भारतीय राज्य क्षेत्र, इस भारतीय राज्य क्षेत्र को प्रांतों में किसमें बांट दिया गया? इसे प्रांतों में बांट दिया गया। अब जब प्रांतों में यह बांट दिया गया तो प्रांतों का शासन चलाने के लिए प्रांतों के शीर्ष पर, कहाँ? शीर्ष पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन? गवर्नर और कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसके साथ उसकी परिषद का गठन किया गया। प्रांतीय जो ये सरकारें थी, गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, उसकी परिषद, या ये जो प्रांतीय स्तर पर सरकारों का गठन किया गया, ये जो थे केंद्र सरकार, यानी गवर्नर जनरल। कौन? गवर्नर जनरल और उसके परिषद, यानी केंद्र सरकार के ये जो
प्रांतीय परिषदें थी एक अभिकरण मात्र थी, अभिकरण यानी एजेंट मात्र थी, उनके निर्देशों पर कार्य करती थी। इस गवर्नर और उसकी परिषद को सभी मामलों पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण में कार्य करना होता था। अब 8वें के बाद 9वां नंबर, 9वें नंबर में देखिए क्या प्रावधान किया गया कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का एक विशेष महत्व है। इस अधिनियम से न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या समाप्त किया गया, शासन, अपितु विभाजित शासन का भी अंत हो गया। कौन शासन? विभाजित शासन। 1858 के अधिनियम से पूर्व शासन के या उत्तरदायित्व के 3 केंद्र थे। तीनों केंद्र कौन थे? आप देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो इस तरह से ये जो विभाजित शासन व्यवस्था थी, इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल अब सारी शक्ति परिषद सहित भारत सचिव में निहित कर दी गई। अब इसको समाप्त करके जो सारी शक्ति थी वो भारत सचिव में जो है क्या कर दिया गया? निहित कर दिया गया। जो यह भारत सचिव और उसकी परिषद, यह जो है गवर्नर जनरल और अन्य पदाधिकारियों यानी गवर्नर जनरल और अन्य पदाधिकारी जिसमें परिषद था के माध्यम से भारत का जो है शासन चलाता था। इस तरह से इस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का क्या सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब आप देखिए आगे, इस तरह से भारत के प्रशासन का कार्य इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के हाथों में, हमने बताया ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित हो गया। और यह स्थानांतरण 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर कब? 1858 के विक्टोरिया यानी महारानी विक्टोरिया के घोषणा के साथ घोषणा के साथ प्रारंभ हुआ। महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा था, इसे तैयार किया था स्टैनली ने। किसने तैयार किया था? स्टैनली ने। और इसको पढ़ा तत्कालीन वायसराय। पढ़ा कौन? वायसराय कौन? कैनिंग। और इस घोषणा पत्र को पढ़ा कहाँ गया? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ?
मिंटो पार्क में। और इस घोषणा में कहा गया कि देशी रियासतें जो हैं, देशी रियासतों के शासकों के अधिकार और सम्मान का रक्षा किया जाएगा और उन्हें अब स्वेच्छा से गोद लेने का अधिकार होगा। 1857 के जो विद्रोही थे, उन विद्रोहियों के साथ क्षमा का व्यवहार किया जाएगा, बंदियों को छोड़ दिया जाएगा, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों को सरकारी पद प्राप्त करने के समान अवसर दिए जाएंगे। जनता के धार्मिक परंपराओं, उनके विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भारत का जो शिक्षित वर्ग था, इस घोषणा पत्र को उसने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा माना, किंतु ये आश्वासन जो दिए गए ये केवल घोषणा में ही रह गए, ये कभी पूरे नहीं हुए। भारत शासन अधिनियम 1858 को आपने देखा। अब इसके बाद एक दूसरा शासन अधिनियम, जिसे भारत परिषद अधिनियम, दूसरा आप देखिए, इसको भारत परिषद अधिनियम 1861 कहा गया। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उस भारत शासन अधिनियम से केवल ब्रिटेन में स्थित जो सरकार थी उसके संगठन में परिवर्तन किए गए। आपने 1858 का शासन अधिनियम पढ़ते हुए देखा कि ब्रिटेन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया, किंतु भारत में जो शासन व्यवस्था थी, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के माध्यम से संचालित होती थी, वह ज्यों का त्यों चलता रहा। परिस्थितियां बदली और यह अनुभव किया जाने लगा कि भारतीय शासन के ढांचे, उसकी व्यवस्था में सुधार किया जाए, जिससे सरकार और जनमत के बीच एक निकट संबंध स्थापित हो सके तथा सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रम पर जनता की प्रतिक्रियाएं और जनता की भावनाओं का पता चल सके। इसलिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया। इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो प्रमुख प्रावधान किए गए, उसमें से पहला आप देखिए। पहला प्रावधान जो दिया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, कौन? गवर्नर जनरल, तथा उसकी परिषद प्लस उसकी परिषद, इसको जो है अपनी जो कार्यवाही है, परिषद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक नियम, क्या? कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक नियम और आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिकार का प्रयोग करते समय, उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत में विभागीय प्रणाली, कौन सी प्रणाली? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली में
जो अलग अलग विभाग थे वह भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए गए और जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस तरह से भारत में मंत्रिमंडलीय मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। तो इस अधिनियम के तहत आपने देखा कि 1858 के अधिनियम से ब्रिटेन में स्थित जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किया गया, किंतु भारत में जो शासन चल रहा था वह यथावत चलता रहा। 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपने कार्यकारी परिषद की कार्रवाई को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक नियम और आदेश जारी कर सके। इस अधिकार का प्रयोग तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने किया और उसने भारत में विभागीय प्रणाली की व्यवस्था की या शुरुआत की। इस प्रणाली में विभिन्न विभाग विभिन्न सदस्यों को दे दिए गए तथा उन सदस्यों को उन विभागों के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इस आधार पर भारत में जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव पड़ी। 1861 के अधिनियम में जो दूसरी बात है कि गवर्नर जनरल सहित उसके परिषद, कौन? गवर्नर जनरल और प्लस उसकी परिषद को एक अधिकार और दिया गया। परिषद अपने बैठकों का समय, परिषद क्या जो भी बैठक करती है इस बैठक का समय क्या होगा और स्थान क्या होगा वह गवर्नर जनरल सहित उसका परिषद तय कर सकता था। तीसरी नंबर जो इसमें 1861 में प्रावधान किए गए कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और प्लस इसकी परिषद, यह परिषद जो है यानी इसका कार्यकारी जो परिषद था, कार्यकारी परिषद, इस कार्यकारी यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उस परिषद की सदस्य संख्या जो 4 थी, इस सदस्य संख्या को 4 के स्थान पर बढ़ा करके 5 कर दिया गया, जिन्हें भारत सचिव अपने परिषद सहित ऐसे कर्मचारियों से चुनता था जिसने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा की है। 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 5 हो गई और वह जो 5वां था उसे भारत सचिव अपने ऐसे कर्मचारियों से चुनता था जिन्होंने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा की है। अब तीसरे के बाद आप चौथा देखिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में क्या किया गया, एक भारतीय सदस्य को शामिल कर लिया गया। अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी इसमें एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। पहली बार जो भारतीय सदस्य चुना गया
उनका नाम था राजा दिनकर राव। क्या था? राजा दिनकर राव। ये है 5वां नंबर। आप देखिए 5वां, 1861 के अधिनियम में 2 अन्य सदस्यों को राज मुकुट के द्वारा चुना जाता था। यानी उस कार्यकारी परिषद में 2 सदस्य ये चुने जाते थे। किसके द्वारा? राज मुकुट के द्वारा। राज मुकुट यानी ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। और ये जो 2 सदस्य राजमुकुट के द्वारा चुने जाते थे, उसमें एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो विधिवेत्ता हो। क्या? विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार हो, या फिर भारत में वह 5 वर्ष तक क्या कर चुका हो? वकालत कर चुका हो। वकालत। तथा 6वां नंबर आप देखिए। 6वें नंबर में जो विशेषता है, इसके बारे में आप जाने कि जो भारत का सचिव था उसको यह विशेष अधिकार था कि वह सेनाध्यक्ष को कार्यकारी परिषद का एक असाधारण सदस्य चुन सकता था। यानी भारत सचिव की बात हो रही है। इस भारत सचिव को जो है विशेष अधिकार था। क्या था? विशेष अधिकार। यह विशेष अधिकार क्या था कि वह जो है गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद में क्या कर सकता था? सेनाध्यक्ष को क्या कर सकता था? सदस्य चुन सकता था। यह भारत सचिव का विशेष अधिकार था। 7वें नंबर पर आप देखिए। 7वें नंबर पर आप इसको समझिए कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि जब वह दौरे पर जाए तो जो उसकी कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद से किसी सदस्य को उस परिषद का अध्यक्ष नामित कर दे, तथा विधायी कार्य के अलावा सभी कार्यकारी शक्ति वह नामित किए गए अध्यक्ष को सौंप सकता था। इसको समझ लीजिए। आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल एक होता था और उसकी क्या होती थी? परिषद होती थी। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि गवर्नर जनरल कहीं दौरे पर जाए, यानी कहीं बाहर जाए, तो ऐसी स्थिति में जो परिषद में सदस्य हैं, इन्हीं सदस्यों में से यह गवर्नर जनरल एक सदस्य को अध्यक्ष चुन सकता था, और इस अध्यक्ष को विधायी कार्य के अलावा, किसके? विधायी कार्य के अलावा सभी कार्यकारी यानी कार्यपालकीय कार्य सौंप सकता था। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था किया गया। 8वां नंबर, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जब कार्यकारी कार्य के अलावा विधायी कार्य करती थी, तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक
12 सदस्यों को 2 वर्षों के लिए नामांकित कर सकते थे। इन सदस्यों में से आधा सदस्य ऐसे होते जो गैर सरकारी थे। ये परिषद की उसी बैठकों में भाग ले सकते थे जब परिषद विधायी कार्य के लिए बैठती। इसको आप समझिए कि 8वें नंबर पर बात हो रहा है कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, गवर्नर जनरल और क्या प्लस उसकी परिषद, इस गवर्नर जनरल और परिषद को 2 तरह के कार्य करने थे। एक कार्यकारी यानी कार्यपालिकी, और दूसरी क्या काम करना था, विधायी यानी कानून बनाने का कार्य। जब यह गवर्नर जनरल का परिषद विधायी कार्य करती थी तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि अपनी कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए नियुक्त कर सकता था। और जो ये सदस्य नियुक्त कर जाते कि 6 से लेकर 12 के बीच में, इसमें से मान लीजिए कि 10 सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल विधायी कार्य के लिए कर रहा है, इसमें से आधा यानी 5 सदस्य जो है ये सरकारी होते और 5 सदस्य जो है वे गैर सरकारी। तो ये सदस्य जो चुने जाते थे, 6 से लेकर 12 तक वो चुनता था, वे परिषद की उसी बैठकों में बैठते थे जब परिषद विधायी कार्य के लिए बैठती थी। जो विधायी परिषद थी, अगला आप देखिए 8वां के बाद 9वां विधायी परिषद। जो विधायी परिषद है, यह क्या काम था इसका, विधेयक पारित करना या कानून बनाना। विधेयक पारित करना। अब इसने कोई विधेयक जो है पारित कर दिया तो यह विधेयक जो है जाता था किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। अब गवर्नर जनरल के पास जाएगा। गवर्नर जनरल इस पर क्या करता था, जब वह स्वीकृत अपनी देता तो यह जो है कानून बनता, कानून या फिर आप एक्ट कह सकते हैं, यह तभी बन सकता था। गवर्नर जनरल जो है किसी भी अधिनियम को वीटो कर सकता था, यानी उसे निरस्त कर सकता था, या फिर उसके पास एक विकल्प और होता था, उस विधेयक को जो है वह भारत सचिव आपका या मान सकते हैं कि सम्राट के लिए आरक्षित कर सकता था, जिसको विधेयक को सम्राट जो है वह अस्वीकार भी कर सकता था। इस तरह से आपने विधायी कार्य को देखा। 10वां नंबर आप देखिए कि इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसे अध्यादेश जारी करने का, किसको, गवर्नर जनरल को
कौन सी शक्ति दी गई? अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जिसका प्रयोग यानी अध्यादेश का प्रयोग वह अपने निजी विवेक से कर सकता था, निजी विवेक से, निजी विवेक से वह कर सकता था। इसका बल और प्रभाव वही होता था जो विधायी परिषद द्वारा जारी किए गए कानूनों का होता था। जो अध्यादेश होता था, इसकी जो अवधि होती थी, अवधि, इसकी अवधि थी 6 माह, यानी ये 6 महीने तक लागू रह सकता था। या फिर इसको भारत सचिव, कौन? भारत सचिव निष्प्रभावी ना कर दे, या विधायी परिषद द्वारा पारित किए गए कानूनों के द्वारा यह रद्द ना कर दिया जाए, तब तक इसका बल प्रभाव बनाए गए कानून को होता था। 1861 के अधिनियम में 11वीं बात जो थी कि गवर्नर जनरल की परिषद को यह भी शक्ति दी गई कि वह अधिघोषणा के द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी प्रांतीय, कमिश्नरी, प्रेसिडेंसी की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था या फिर नए प्रांतों की रचना कर सकता था और सृजित किए गए नए प्रांतों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त कर सकता था। यानी 11वें नंबर पर आप देखिए गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, यह गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दी गई शक्ति, कौन सी शक्ति दी गई इस अधिनियम के द्वारा? यह शक्ति दी गई कि वह एक अधिघोषणा करे, अधिघोषणा क्यों करे? 1861 के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिघोषणा के द्वारा यह प्रांत, कमिश्नरी या फिर प्रेसिडेंसी के क्षेत्र परिवर्तन या फिर नाम परिवर्तन कर सकता था। इस तरह से आपने देखा और नए सृजित क्षेत्र के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता था इस अधिनियम के द्वारा। 11 नंबर आपने देख लिया कि 12वां नंबर आप देखिए 1861 के अधिनियम के द्वारा जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी, जिसके नियम और आदेश जारी करने के अधिकार छीन लिए गए थे, वे अधिकार पुनः वापस कर दिए गए। यहाँ देखिए ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यह जो है बंबई प्रेसिडेंसी थी। इन दोनों प्रेसिडेंसियों से जो है 1853 के अधिनियम के द्वारा आदेश जारी करने, नियम बनाने के अधिकार छीन लिए गए थे, किंतु इसके द्वारा क्या किए? छीन लिए गए। किंतु 1861 के अधिनियम के द्वारा
के द्वारा क्या कर दिए गए, वापस कर दिए गए। क्या वापस किए, कानून और आदेश जारी करने की शक्ति। अब यह बात आपके समझ में आ गई होगी। 12वां नंबर। अब 13 नंबर जो 1861 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि यह बात जो 13वां नंबर है यह है प्रांतों के लिए। प्रांतों में भी आप जानते हैं कि गवर्नर और उनका परिषद होता था जो प्रांतों के शासन संचालन के लिए उत्तरदायी होता था। गवर्नर और उसकी परिषद के प्रांतों में भी दो कार्य थे। पहला था कार्यकारी और दूसरा था विधायी। विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति। अब जो है, जब यह परिषद प्रांतों का यह विधायी कार्य करता तो परिषद के सदस्यों की संख्या जो रही, सदस्य संख्या, इसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और यह सदस्य संख्या कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 हो सकता था। ठीक। अब इनमें भी जो है आधे सदस्य गैर सरकारी होते। इनमें 1/2 सदस्य सरकारी और 1/2 सदस्य गैर सरकारी। तो इस तरह से प्रांतों में भी यह व्यवस्था किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में यह व्यवस्था किए जाने के कारण विधायन क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ। यहाँ से प्रांतों की जो कानून बनाने की शक्ति थी, इनकी जो कानून बनाने की शक्ति थी, इस पर जो है सीमाएं लगा दी गई थी। क्या? इस पर सीमा लगाई गई थी। और यह सीमा क्या थी कि कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे थे जिस पर यदि ये प्रांतीय परिषदें कानून बनाती तो उसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। ये जो परिषदें कानून बनाती या विधेयक ले आती, उन पर गवर्नर जनरल का अनुमोदन भी होना चाहिए था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसी भी अधिनियम पर वीटो कर सकता था या फिर जो है वह सम्राट के लिए क्या करता, आरक्षित कर सकता था या भारत सचिव और सम्राट उसे रद्द कर सकते थे। इस तरह से 1861 के अधिनियम के प्रमुख बातों को आपने देखा। जो प्रमुख बातें थी, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव पड़ी, प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। 1861 के अधिनियम के बाद 1873 का एक अधिनियम आया। 1861 के बाद 1873 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए,
इस अधिनियम में प्रावधान किया गया, इसमें ज़्यादा बातें नहीं हैं, इसमें प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। फिर 1873 के बाद 1876 में, 73 के बाद 1876 में शाही अधिनियम आया। कौन आया? शाही अधिनियम, शाही अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद थी, आप देखें केंद्र स्तर पर गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद में आपने देखा कि 1861 के अधिनियम में सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई थी, 5 सदस्य। और इस 1876 के शाही अधिनियम के द्वारा उस कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई, 6 सदस्य। और ये 6वां सदस्य था, इसे लोक निर्माण विभाग सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876, कब? 28 अप्रैल कब? 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। इसके बाद 1873 भारत शासन अधिनियम और 1876 के शाही अधिनियम के बाद एक अधिनियम जो महत्वपूर्ण आया, वह है भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी भारतीय परिषद अधिनियम कौन? 1892। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्यों आया? 1861 अधिनियम में जो प्रावधान किए गए, ये प्रावधान भी भारतीय उमड़ती हुई जन भावनाओं को शांत नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया। उनकी मांग थी कि जो विधान परिषदें हैं उनको और अधिक प्रातिनिधिक बनाया जाए, यानी उसमें भारतीयों को और अधिक प्रवेश दिया जाए। जो विधान परिषदें थी जिसमें सदस्य सरकारी गैर सरकारी नामांकित होते थे, वे निर्वाचित हों और उसमें भारतीयों को उचित स्थान मिले। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है, जिसने कहा कि जब तक भारत में लोगों को उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से विधान मंडलों में अपनी आवाज़ पहुंचाने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत का शासन ठीक ढंग से नहीं चल सकता है। अतः लॉर्ड डफरिन के द्वारा नियुक्त समिति के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया, जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं।
पहला, इस विधान परिषद के द्वारा यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की संरचना में बदलाव किया गया। आप देखिए, दो प्रकार की परिषदें हैं, एक केंद्रीय विधान परिषद है और दूसरी प्रांतीय है। प्रांतीय तो ये दो जो विधान परिषदें हैं, इनकी संरचना में, इनकी क्या संरचना में क्या किया गया? बदलाव किया गया। यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी परिषद, गवर्नर और उसकी परिषद के विधान परिषद की संरचना में बदलाव किया गया। तो आगे देखिए, दूसरा, केंद्र स्तर यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के विधायी परिषद का विस्तार किया गया। केंद्र स्तर पर विधायी परिषद, जब हम विधायी परिषद की बात करते हैं तो इस विधायी परिषद में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जब कानून बनाने के लिए इकट्ठा होती थी, वह हम शामिल करते हैं। इस विधायी परिषद की संख्या जो 6 से 10 थी, पहले कितनी थी? कम से कम 6, अधिक से अधिक 10। अब इस संख्या को बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके इस संख्या को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल और उसका जो परिषद है जब विधायी कार्य के लिए बैठेगा तो उस जो परिषद है उसकी संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दिया जाएगा। अब आप देखिए तीसरा जो है प्रांतों। अब हम प्रांतों पर आते हैं। प्रांतों में क्या बात कही गई? मुंबई और मद्रास, जैसे मद्रास और मुंबई, इन प्रांतों की जो विधान परिषदें थी, यानी यहां भी विधान परिषद थी। विधान परिषदें आप आज की तरह ना समझिए, ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद भी नहीं, बल्कि गवर्नर और उसकी परिषद जो प्रांतों के शासन के लिए उत्तरदायी था, वे जब कानून बनाने के लिए बैठती थी तो वे विधान परिषदें कही जाती थी। इस विधान परिषद में एक अतिरिक्त कार्यकारी सदस्य कौन? एडवोकेट जनरल यानी अधिवक्ता के अतिरिक्त, यानी इस विधान परिषद में अधिवक्ता के अलावा इस परिषद में, प्रांतीय परिषद में, जो इसके अलावा 4 कम से कम 6 अधिक से अधिक 1861 के अधिनियम में था, अब उसे बढ़ाकर कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 कर दिया गया। कुल मिलाकर के प्रांतों के विधायी परिषद जो रहे हैं उनमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसी तरह से चौथे नंबर पर आप देखिए, इसी प्रकार से बंगाल, अवध और उत्तरी सीमा प्रांत, कहाँ? बंगाल और कहाँ? अवध और कहाँ? उत्तरी सीमा प्रांत। यहाँ भी जो है विधान परिषदों की संख्या कम से कम 15 और अधिक से अधिक 20 की जा सकती थी। पांचवा नंबर है कि ये जो विधान परिषदें हैं, यानी प्रांतीय विधान
परिषदें हैं, गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से प्रांत पर प्रभाव डालने वाले गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा 1892 के पूर्व और बाद बनाए गए कानूनों को संशोधित और रद्द कर सकती थी। यानी 1892 के पहले गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, यानी आप देखिए 1892 के पूर्व जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा जो कानून प्रांतों के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों को ये प्रांतीय परिषदें बदल सकती थी, संशोधित कर सकती थी या रद्द कर सकती थी। 5वां नंबर आपने देखा, इस अधिनियम में भी सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई। 6वां नंबर आप देखिए, इसमें भी जो भारतीयों की मांग थी कि निर्वाचित सदस्य की व्यवस्था की जाए, लेकिन निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई, किंतु परिषद सहित गवर्नर जनरल को परिषद में भारत सचिव की अनुमति से गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। 6वां नंबर आप देखें, 6वां नंबर, अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई, परंतु गवर्नर जनरल की परिषद, कौन? गवर्नर जनरल और प्लस उसकी परिषद। अब आप देखिए, इस गवर्नर जनरल और परिषद को किसके? भारत सचिव की अनुमति से। कौन? भारत सचिव इसकी क्या अनुमति से गवर्नर जनरल को गैर सरकारी सदस्यों, किसके? गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके अधीन कुछ नियम बनाए गए जिससे गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों और संस्थाओं की सिफारिश पर नियुक्त किए जाने लगे। यद्यपि कहीं भी निर्वाचन का प्रयोग नहीं किया गया शब्द का, किंतु इससे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। 1800 अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया 1892 के अधिनियम के द्वारा। अब जो है 7वां नंबर 1892 के अधिनियम में क्या बात आई कि गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी वह भारत सचिव की सहमति से ऐसे कानून बना सकता था जिससे सरकार की आर्थिक नीति और बजट पर बहस की जा सकती थी। इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। यानी विधान परिषद, यानी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को, इसके सदस्यों को कहाँ? बजट पर क्या करने का? बहस करने का अधिकार दिया। बहस का क्या मिला? अधिकार मिला। इस प्रकार आप देखिए कि ये बजट पर बहस तो कर सकते थे किंतु संशोधन नहीं कर सकते थे। यानी संशोधन के अधिकार से ये वंचित थे।
वे बजट पर मत देने के भी अधिकार से वंचित रहे। इन सदस्यों को एक सीमा के भीतर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। क्या? प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु ये पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 8वां, प्रश्न पूछने का अधिकार। 8वां नंबर आप समझिए, प्रश्न पूछने का जो अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया, उसकी एक कहानी है। उस कहानी को समझिए कि ब्रिटेन के संसद के 2 सदन हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा है लॉर्ड सभा। हाउस ऑफ कॉमन में तत्कालीन एक सदस्य थे चार्ल्स बेडेला, जो भारतीय मामलों में विशेष रुचि रखते थे। इसी कारण वहां पर उन्हें लोग भारत के लिए सदस्य नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने भारतीय विधान परिषद में सुधार करने के लिए एक विधेयक बनाया। कौन? चार्ल्स बेडेला ने एक विधेयक बनाया जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में सदस्यों में वृद्धि किया जाना था, और इन सदस्यों का जो चुनाव होना था वह निर्वाचन के आधार पर होना था। इस बिल को, जो विधेयक पारित किया गया, इसे होम रूल बिल कहा गया। यह होम रूल आंदोलन नहीं है जिन्हें एसी बेसेंट और तिलक ने चलाया था, यह होम रूल बिल है जिसे चार्ल्स बेडेला हाउस ऑफ कॉमन में लाए थे, और यह पारित नहीं हो सका। किंतु 1892 में इस विधेयक के कुछ तत्वों का समावेश कर लिया गया। यद्यपि 1892 के अधिनियम में विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार ही मिले, किंतु इस 1892 के अधिनियम के द्वारा प्रातिनिधिक सरकार और क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा संसदीय व्यवस्था का अंशतः प्रारंभ हुआ। 1892 के अधिनियम के बाद इस कालखंड में जो चौथा महत्वपूर्ण अधिनियम आया वह था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को पढ़ने से पहले या समझने से पहले तत्कालीन भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है। 19वीं शताब्दी का दूसरा अर्धदशक का कालखंड भारत में राष्ट्रीयता का जन्मकाल कहा जाता है। इस कालखंड में विविध राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ, जिसमें प्रमुख था बंगाल का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, बम्बई का बॉम्बे एसोसिएशन 1852, दादा भाई नौरोजी का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1869, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का
इंडियन एसोसिएशन 1876। ये जो एसोसिएशन या संगठन उस समय बने, ये वस्तुतः जमींदारों, व्यापारियों, अंग्रेजी पढ़े लिखे अभिजात वर्गों के संगठन थे। इनके पास किसी राजनीतिक स्वाधीनता की कल्पना नहीं थी। फिर भी इन संगठनों ने राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया और 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये पथ प्रदर्शक भी रही। लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल भारत का बन करके आया तो उसने अनुभव किया कि यदि देश के शासन में भारतीयों को भागीदारी नहीं दी गई तो ये ब्रिटिश राज्य के शत्रु हो जाएंगे। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर लगाए गए कई प्रतिबंधों को समाप्त भी किया तथा स्थानीय स्वशासन में भारतीयों को अवसर देना प्रारंभ कर दिया। 1883 में रिपन ने एक बिल लेकर के आए जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्बर्ट बिल। और यह इल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में। इसमें प्रावधान था कि भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। यानी भारत में यदि कोई अंग्रेज अपराध करता तो उसके मुकदमे की सुनवाई कोई भारतीय मजिस्ट्रेट कर सकता था। अंग्रेजों को यह बात बड़ी नागवार लगी। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि एक गोरी चमड़ी वाले का मुकदमा काली चमड़ी वाला कैसे सुने। अतः उन्होंने संगठित होकर के आंदोलन छेड़ दिया और सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। भारतीय इस इल्बर्ट बिल से काफ़ी प्रभावित हुए और 1883 में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। यद्यपि कांग्रेस का संगठन भारतीयों के असंतोष को कम करने के लिए एक अवकाश प्राप्त अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। 1885 में 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। और यह पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की जो नीति थी वह प्रारंभ में उदारवादी थी। वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारत स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 1892 के बाद भारत में एक क्रांतिकारी लहर उठती है जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष थे। तिलक ने इसी समय कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय भावनाओं के विपरीत फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। वह भारत में उभरते हुए राष्ट्रीय भावना के आंदोलन को क्रूरता से दबाना चाहता था। इसी दौरान 1906 में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों के साथ साथ स्वराज के उद्देश्यों की घोषणा की। यह स्वराज कैसा था? यह पूर्ण स्वराज नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के जो स्वशासित उपनिवेश थे उस तरह का स्वराज था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है, जो आकर के 1916 में पुनः दोनों एक होती है। ज्यों-ज्यों राष्ट्रवाद की लहर बढ़ती रही, अंग्रेज अधिकारियों को चिंता हुई कि इस बढ़ती हुई राष्ट्रवादी लहर को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू किया।
चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों से पूर्व भारत में मुसलमानों या मुगलों का शासन था, अतः शुरुआती दौरों में अंग्रेजों की यह नीति थी कि प्रशासन में हिंदुओं का अधिक से अधिक सहयोग और उनकी राजभक्ति को प्राप्त किया जाए। किंतु 1871 में एक पुस्तक प्रकाशित होती है, 1871 में, किसकी? विलियम हंटर की, विलियम हंटर। और इस पुस्तक का नाम, शीर्षक था इंडियंस मुसलमान्स, मुसलमान। तो यह पुस्तक जब प्रकाशित होती है तो उसमें लेखक ने बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के खतरे के प्रति अंग्रेजों को आगाह किया और यह बताया कि जो आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन विशेष रूप से हिंदुओं का आंदोलन है, जिसको प्रतिसंतुलित करने के लिए मुसलमानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी समय सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन किया तथा मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक जो प्राचार्य बनाए गए, थियोडोर बेक, उन्होंने मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर संगठित होने और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रहने के लिए प्रेरित किया। 1906 में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। उसने मुसलमानों के लिए विशेष रियायतों और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। वायसराय ने इन मांगों पर अपनी सहमति दिखाई और इसी वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय बनकर आते हैं अतः ब्रिटेन में भारत सचिव का पद लॉर्ड मिंटो संभालते हैं, लॉर्ड मार्ले संभालते हैं। चूंकि यह अधिनियम इन्हीं के समय आया, इसीलिए इन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस सुधार का जो लक्ष्य था वह 1892 के भारत परिषद अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा सांप्रदायिक भावना को उभार कर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भावना को समाप्त करना। और यह जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, यह अरुंडेल समिति के सिफारिश पर आया और इसके प्रमुख प्रावधान जो किए गए उसको आप देखिए। पहला, आप देखिए कि इस अधिनियम के माध्यम से जो केंद्रीय प्रांतीय परिषदें थी, कौन? केंद्रीय परिषदें और प्रांतीय परिषदें, प्रांतीय परिषदें, इन केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की संख्या जो है बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो थी वह कर दी गई 60 तथा प्रांतीय विधान परिषद की अधिकतम संख्या 30 से लेकर के 50 तक कर दी गई। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। दूसरा, केंद्रीय और विधान परिषदों और प्रांतीय विधान परिषदों के विचार विनिमय शक्ति को बढ़ाया गया। वे एक सीमा के भीतर बजट और आम सहमति के मामलों पर वाद विवाद करने के नियम बना सकती थी। केंद्रीय विधान परिषद द्वारा जो बनाए गए कानून थे वे परिषद सहित भारत सचिव के अधीन थे और प्रांतीय विधान परिषद या लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी परिषद द्वारा बनाए गए कानून परिषद सहित गवर्नर जनरल के अनुमोदन के अधीन थे। यानी आप देखिए कि जो केंद्रीय और प्रांतीय ये जो विधान परिषदें थी, इनकी शक्ति को कुछ बढ़ाया गया और केंद्रीय विधान परिषद जो कानून बनाता था वह जो है परिषद सहित भारत सचिव
परिषद सहित परिषद और सचिव के अधीन था। प्रांत स्तर पर जो गवर्नर और उसकी परिषद कानून बनाती थी, यह जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन था। अब तीसरा नंबर जो इसमें विशेष है 1909 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में पहली बार वैधानिक रूप से विधान परिषद शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? विधान परिषद, परिषद शब्द, पहली बार यह शब्द का प्रयोग किया गया, पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। इसके पूर्व अधिनियम और नियम जो बनाते थे उन्हें परिषदें कहा जाता था। अब गवर्नर जनरल की विधान परिषद शब्द को त्याग कर, है ना, इसके लिए भारतीय विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। चौथा नंबर, आप इसको भी समझिए कि 1892 के अधिनियम में जो प्रातिनिधिक निर्वाचन सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से अपनाया गया था, अब उसे स्पष्ट रूप से मान्यता दे दी गई। निर्वाचन के नियम बहुत व्यापक थे, इनका उद्देश्य सभी हितों को प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की 3 श्रेणियां थी। इनमें नाम निर्देशित सरकारी सदस्य होते थे, नाम निर्देशित गैर सरकारी सदस्य होते थे और निर्वाचित सदस्य आते थे। केंद्रीय और प्रांतीय 2 तरह की विधान परिषदें थी, केंद्रीय और प्रांतीय। इन केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में 3 तरह के सदस्य आप देखते थे। नाम निर्देशित सरकारी, दूसरा नाम निर्देशित गैर सरकारी और तीसरा जो है निर्वाचित। ठीक, तो 1, 2 और 3 ये केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की श्रेणियां थी। अब पांचवा नंबर आप देखिए। 5वें नंबर पर इस अधिनियम के द्वारा जो सभी प्रांतीय विधान परिषदें थी, उनमें पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। किंतु केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी बहुमत बना रहा, जिसमें 37 सरकारी और 23 गैर सरकारी सदस्य होते थे। अब आप देखिए कि आपने यहाँ देखा 2 परिषदें थी, एक केंद्रीय विधान परिषद और दूसरा था इस प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद। अब देखिए, जो केंद्रीय विधान परिषद था, इसमें 2 तरह के सदस्य जो थे, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। तो यहाँ पर सरकारी सदस्यों का केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत बना रहा, इसमें 37 सदस्य होते थे और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो थी वह थी 23। किंतु प्रांतीय विधान परिषद जो थे,
इसमें जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो थी प्रांतीय विधान परिषद में, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है वह बहुमत में आ गई, यानी सरकारी से ज़्यादा, सरकारी कम और गैर सरकारी ज़्यादा हो गए प्रांतीय विधान परिषदों में। अब इस अधिनियम के द्वारा 6वां नंबर आप देखिए कि 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने, यानी दोनों को किस पर, बजट पर क्या करने, वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया। अब सार्वजनिक हित के मामलों पर ये प्रस्ताव भी पूछ सकते थे और पूरक प्रश्न भी ये पूछ सकते थे। ये प्रस्ताव जो होते थे ये सरकार के लिए मात्र सुझाव थे। इसे मानना या ना मानना यह सरकार की इच्छा पर निर्भर था। 7वां नंबर, इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषदों का भी विस्तार हुआ। कार्यकारी परिषद, यहाँ तो अभी विधायी परिषद की बात हो रही थी, अब यहाँ कार्यकारी परिषदें केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और प्रांत या राज्य में गवर्नर और उसकी परिषद। जब ये कार्यकारी कार्य करते थे इसमें भी विस्तार हुआ, और वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य में, यानी केंद्र स्तर पर वायसराय के कार्यकारिणी में एक सदस्य बढ़ाया गया। वह सदस्य भारतीय सदस्य था और इस भारतीय सदस्य का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसी अधिनियम के द्वारा जो भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसका जो परिषद था, इस परिषद में भी 2 सदस्य शामिल किए गए। इन दोनों भारतीय सदस्यों का नाम केसी गुप्ता और कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन? सैयद हुसैन बिलग्रामी। यानी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र कुमार सिन्हा और ब्रिटेन स्थित भारत सचिव और उसकी परिषद जो थी, उस परिषद में 2 सदस्य केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को बनाया गया। 8वां नंबर आप देखिए, 8वें नंबर में कौन सी विशेष बातें हैं कि प्रांतीय विधान परिषदें बंबई और मद्रास के कार्यकारी परिषद को भी बढ़ाया गया। यानी प्रांतीय परिषद जो थी, प्रांतीय परिषदें मद्रास हो सकता है यहाँ, और आप देखिए बंबई। इन प्रांतीय जो विधान
परिषदें नहीं बल्कि कार्यकारी परिषदें थी, उन कार्यकारी परिषदों की संख्या भी बढ़ा दी गई और यह कार्यकारी परिषद की संख्या 4 कर दिया गया। प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई और इसमें से 2 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 12 वर्ष तक भारत में सेवा किए हों। अब यहाँ पर जो कार्यकारी परिषद है प्रांतों में, कार्यकारी परिषद, जब इसकी बैठकें होती हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर करता है। और गवर्नर को या पीठासीन वही होता है, उसको 2 मत यानी 2 मत या फिर निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो आपने इसको देखा। अब 9वें नंबर पर चलिए। 9, परिषद सहित गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह परिषद सहित भारत सचिव की अनुमति से अध्यादेश द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सहायता देने के लिए एक परिषद को गठित कर सकता है। यानी 9वें के द्वारा ये गवर्नर जनरल है। इस गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के द्वारा शक्ति दी गई। क्या शक्ति दी गई इसको? कि यह अध्यादेश के द्वारा क्या कर सकता है? लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता है। कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसकी परिषद का क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। गठन। अब आप देखिए कि इस शक्ति के अलावा जो इस शक्ति को इसको दी गई, इसके द्वारा गवर्नर जनरल ने बंगाल में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसकी परिषद का गठन किया था। और यह अध्यादेश की जो शक्ति है, इसको ब्रिटिश संसद क्या कर सकती थी? समाप्त कर सकती थी। मार्लेमेंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम का सबसे बड़ा जो दोष था वह था सांप्रदायिक निर्वाचन। 10वां नंबर आप देखिए कि इसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। यानी मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई। ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या है कि इसमें मुसलमान जो होंगे वे एक निर्वाचक मंडल या फिर मुसलमान सदस्य को ही सारे लोग मत देंगे, वे बहुमत के किसी सदस्य को मत नहीं देंगे। यानी इससे एक ऐसी नींव डाली गई जिससे समाज के विभिन्न वर्गों और हितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इसमें मुसलमान जमींदारों, वाणिज्य संघों के लिए स्थान सुरक्षित कर लिए गए। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देते समय आनुपातिक संख्या का ध्यान रखा गया और इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा ने भारतीयों के जीवन को विषाक्त कर दिया। लॉर्ड मिंटो ने अपने लिखे एक पत्र में कहा था, क्या कहा था कि हमने एक ऐसे निर्वाचन
क्षेत्र बनाया है और बनाकर ऐसे घातक विष बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। इस तरह आपने भारत के संवैधानिक विकास के भाग 4 का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम भाग 5 के साथ मिलते हैं। आप इस चैनल को अपनी प्रगति के लिए, अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें, पढ़ें, चिंतन मनन करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।